एक जमाने में जब जमीन पर डायनासोर राज करते थे, तब आसमान में एक ऐसा प्राणी उड़ता था जो जिराफ जितना लंबा और भालू जितना भारी था। उसका नाम था क्विट्ज़लकोट्लस, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ाक जीव। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो उड़ा और फिर विलुप्त हो गया, और क्यों उसका डीएनए आज के बर्ड्स में नहीं मिलता? आइए इस कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम बात करते हैं मॉडर्न दुनिया के दो सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों। ये बर्ड्स बहुत बड़े हैं, लेकिन इनसे बड़े बर्ड्स सिर्फ दौड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते। साइंटिफिक एविडेंस भी यही कहता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतने बड़े प्राणी उड़ नहीं सकते। इनसे भी कई गुना बड़ा था। उसका नाम था क्विट्ज़लकोट्लस। ये जिराफ जितना लंबा था और भालू जितना भारी भी, फिर भी आसमान में उड़ता था। आज के साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसे साइज के प्राणी उड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका वेट उनकी फ्लाइट को इम्पॉसिबल बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि पहले ये पॉसिबल कैसे था? क्विट्ज़लकोट्लस को माना जाता है कि ये डायनासोर के समय एक उड़ाक प्राणी था और 66 मिलियन साल पहले एक मेटियोर क्रैश की वजह से ये विलुप्त हो गए। लेकिन अगर ये एवोल्यूशन पीक पर था तो एक भी प्राणी क्यों नहीं बचे? आज के बर्ड्स में जमीन पर चरने वाले डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर का डीएनए तो मिलता है, पर उड़ाक डायनासोर का क्यों नहीं? अब सवाल ये भी है कि अगर एवोल्यूशन का एम सर्वाइवल था, तो क्विट्ज़लकोट्लस जैसे भारी प्राणी को उड़ने के लिए इवोल्व होने की क्या जरूरत थी? क्यों ये किसी ट्राइसेराटॉप्स या सौरोपोड्स जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस डेवलप नहीं कर पाया? क्यों एवोल्यूशन ने फ्लाइट का डिफिकल्ट रास्ता चुना? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं 1971 से, जब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कुछ जियोलॉजिस्ट एक नेशनल पार्क में डायनासोर फॉसिल्स की तलाश में थे। यहीं पर जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट डगलस लॉसन को एक फ्रिस्बी जितनी बड़ी हड्डी मिली, जो किसी रिस्ट बोन का हिस्सा थी। जब उन्होंने और एक्सकेवेशन किया तो पता चला कि ये बोन एक फ्लाइंग रेप्टाइल का हिस्सा थी, जिसका विंग चमगादड़ के पंखों जैसा था, लेकिन साइज में इतने बड़े कि एक स्कूल बस के नीचे आ जाए, और वेट एक भालू जितना। इस डिस्कवरी का नाम दिया गया क्विट्ज़लकोट्लस नॉर्थरोपी। पर प्रॉब्लम ये थी कि इतना भारी प्राणी उड़ कैसे सकता है? मॉडर्न एरा के सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स भी इससे छोटे और हल्के होते थे, तो क्या सच में ये उड़ता था? 1984 में इंजीनियर पॉल मैकग्रेडी ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक फ्लाइंग मॉडल बनाया। उन्होंने पेलियोंटोलॉजी, इथोलॉजी और एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक मॉडल क्रिएट किया। लेकिन एक इशू था, मॉडल में टेल स्ट्रक्चर नहीं था जो फ्लाइट को स्टेबिलिटी देता है। एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर में भी टेल स्टेबलाइजर होते हैं। क्विट्ज़लकोट्लस के पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर पॉल ने सोचा, क्या पता इस क्रिएचर की नेक ही स्टेबिलिटी का काम करती हो। और जब उन्होंने नेक बेस्ड स्टेबिलिटी वाला आरसी मॉडल बनाया तो ये सच में उड़ा। फिर पॉल ने एक और बड़ा मॉडल बनाया जो इंसान जितना भारी था। कार्बन फाइबर बोन्स और रबर पंखों के साथ उसे ट्रॉली पर रखा, और जैसे ही मोमेंटम दिया गया वो उड़ने लगा। ये प्रूफ था इतना बड़ा प्राणी भी उड़ सकता है अगर स्ट्रक्चर और टेक्निक सही हो। लेकिन तब आए केविन पैडियन, एक पेलियोंटोलॉजिस्ट, जिन्होंने पॉल को एक्सपेरिमेंट में दो फ्लॉस पॉइंट आउट किया। पहला, ह्यूमन साइज मॉडल को डायरेक्टली एक्सट्रापोलेट करना फ्लोट था, क्योंकि भालू और इंसान के बीच 150 केजी का फर्क होता है। दूसरा, ट्रॉली लॉन्च एक नेचुरल लॉन्च नहीं होती। रियल फ्लाइंग एनिमल्स को ग्राउंड से टेक ऑफ करना होता है, जो इस केस में मुश्किल था, क्योंकि क्विट्ज़लकोट्लस के विंग्स ग्राउंड को टच करते थे और पैर छोटे थे। तब केविन ने लॉन्च टेक्निक पर फोकस किया। अलग अलग कंप्यूटर सिमुलेशन से जंप टेक्निक टेस्ट किए गए। एक टेक्निक ऐसी थी जहां से ये क्रिएचर लिफ्ट ऑफ ले सकता था और उड़ भी सकता था, लेकिन ये क्लियर हुआ कि फ्लाइट इनके लिए सूटेबल नहीं था, बल्कि एक्सट्रीम एडेप्टेशन था। अब सवाल ये उठता है कि इतना मुश्किल एवोल्यूशन क्यों हुआ? जवाब छुपा है 240 मिलियन साल पहले एक छोटी चूहे जैसी रेप्टाइल में, जिससे फ्लाइंग डायनासोर जैसे क्विट्ज़लकोट्लस इवॉल्व हुए। डेविड फोफा के स्कैन से पता चला कि इनका जॉ और थाई बोन फ्लाइंग रेप्टाइल से मैच करता था। मतलब ये जमीन पर पहले दौड़ते थे, फिर धीरे धीरे आसमान में शिकार बनाते बनाते शिकारी बन गए। लेकिन इनकी फ्लाइट एवोल्यूशन एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती थी। जब आसमान में कोई कंपटीशन नहीं था तो ये साइज में बड़े होते गए। लेकिन जैसे ही चिक्सुल एस्टेरॉइड गिरा, सब कुछ बदल गया। चिक्सुलेब ने एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के बाद ग्लोबल डिस्ट्रक्शन फैलाया। भूकंप, आग, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, सब कुछ। पॉइजनस गैसेस ने सब जगह असर दिखाया। जमीन की कुछ डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर्स पानी में कूद के बच गए,
पर क्विट्ज़लकोटले जैसा बड़ा उड़ाक प्राणी पानी में नहीं कूद सकता था, क्योंकि उसका बॉडी फ्लाइट के लिए बना था, न कि स्विमिंग के लिए। शेल्टर लेना भी मुश्किल था क्योंकि साइज बड़ा था। इसी वजह से एवोल्यूशन ने सिर्फ छोटे क्रिएचर्स को सपोर्ट किया। जो सर्वाइव कर पाए वो छोटे थे, जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाए और उनके जीन्स आगे बढ़े। क्विट्ज़लकोटले जैसे एवोल्यूशनरी मार्वल्स एक्सटिंक्ट हो गए। आखिर क्विट्ज़लकोटले का फ्लाइट स्ट्रक्चर रेप्लिकेट क्यों नहीं हुआ? ये वैसा ही है जैसे वर्ल्ड वार 2 के फाइटर प्लेन्स एफिशिएंट थे, पर आज के मॉडर्न जेट्स उनसे अलग होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ बेटर डिजाइन समझ में आते हैं। क्विट्ज़लकोटले एक पुराना मॉडल था, एक एवोल्यूशनरी मार्वल जरूर, लेकिन सस्टेनेबल नहीं। आज के बर्ड्स मॉडर्न फाइटर जेट जैसे हैं, एफिशिएंट, लाइट वेट और प्रैक्टिकल। इवोल्यूशन ने उनमें वो एक्स फैक्टर देखा, इसलिए वो सरवाइव कर पाए। क्विट्ज़लकोटले के जैसे जीव एक्सटिंक्ट हो गए, पर उनकी कहानी हमें बताती है कि नेचर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एडेप्टेशन और सर्वाइवल मैटर करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।